Greetings everyone. Today we will be working for provision method of accounting for depreciation. जैसे लास्ट क्लास में हमने सीखा था अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन विदाउट प्रोविजन, मतलब उसमें क्या है, डेप्रिसिएशन डायरेक्टली एसेट अकाउंट में लिख देते हैं। यहाँ इस मेथड में क्या है, वी प्रिपेयर अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसी अकाउंट में डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेट करते हैं। सो आपका जो एसेट अकाउंट है जिसमें आप पहले डेप्रिसिएशन लिखते थे, अब डेप्रिसिएशन यहाँ नहीं लिखना, एसेट अकाउंट में नहीं लिखना, आप एक सेपरेट अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, और इसमें डेप्रिसिएशन आपका रिकॉर्ड होगा। सो प्लेस वही है, मतलब साइड वही रहेगी। क्रेडिट साइड में डेप्रिसिएशन एंटर करते हैं, सो क्रेडिट साइड में एंटर होगा, लेकिन वो अब एसेट अकाउंट में नहीं जाएगा, डेप्रिसिएशन में जाएगा। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, जो एसेट है हमारी, क्योंकि हमने इसमें वी हैव रिकॉर्डेड इट एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर लिया, अब इसमें आप कोई चेंज नहीं कर रहे हो, आप कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, आपका जो एसेट अकाउंट है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। जब भी बैलेंस करोगे कॉस्ट प्राइस आएगा, क्योंकि हमने चेंज ही नहीं किया। दूसरी तरफ प्रोविजन अकाउंट में क्या होगा, बार बार आपका डेप्रिसिएशन इसमें रिकॉर्ड होगा। मान लो फर्स्ट ईयर मैंने ये डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, इसको बैलेंस कर दिया, तो ये फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है। अब नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस आ जाएगा, है ना। अब इस ईयर का भी डेप्रिसिएशन आएगा, तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारी एसेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसकी यूटिलिटी कम हो रही है। तो अगर आप अपनी एसेट कॉस्ट पे शो करते रहते हो तो बुक्स में कॉस्ट तो नहीं चलेगी ना, आपको इसे रिड्यूस करना पड़ेगा। तो कहाँ से रिड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए ये जो बैलेंस है ना, डेप्रिसिएशन जो एक्यूमुलेट हो रहे हैं उसमें ये रिडक्शन उसके थ्रू करते हैं। सो आपका डेप्रिसिएशन जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, मतलब जितना टोटल बैलेंस है, वो इसमें से माइनस हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट बुक वैल्यू पर आ जाती है। सो जो प्रोविजन अकाउंट है ये एक तरह का वैल्यूएशन अकाउंट है। वैल्यूएशन इसलिए क्योंकि ये हमें हेल्प करेगा एसेट्स को उनकी एग्जैक्ट वैल्यू पर शो करने में, और इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि आप इसमें रिकॉर्डिंग ही क्रेडिट साइड में करते हो। जब भी डेप्रिसिएशन आएगा क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, सो इसका क्रेडिट बैलेंस होगा। अब बैलेंस शीट में इसे एसेट्स में से माइनस करके शो करेंगे। सो रिमेंबर, इसे P&L में नहीं लेके जाते हैं, ये एक वैल्यूएशन का अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ये कोई एक्सपेंस नहीं है, ये एसेट को प्रॉपरली वैल्यूएट करने के लिए बनाया गया है। सो बैलेंस शीट में हमारा नेट बैलेंस आ जाता है। सो बैलेंस शीट में या तो आप इसे एसेट में से माइनस करके शो कर सकते हो एज अ नेगेटिव बैलेंस, और दूसरा क्या है, क्योंकि इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड में रहता है, क्रेडिट बैलेंस है, तो इसको लाइबिलिटी साइड में भी शो कर सकते हो। सो इट इज़ अप टू अस कि हम इसे कैसे शो करें, ठीक है ना। सो अब डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होते रहेंगे। हाँ, जब एसेट की सेल होगी उस टाइम पे क्या है कि एसेट को अब हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू पे शो करना है, ताकि इसके सेल का प्रॉफिट लॉस आ सके। सो उस टाइम पर जितना भी इस एसेट का टोटल डेप्रिसिएशन इकट्ठा हुआ होगा वो एक ही बार में एसेट में क्लोज होता है, ठीक है। थोड़ी सी बेसिक नॉलेज हमें मतलब रखनी है, ऑल्दो अभी हम सेल का वर्किंग नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल हमें समझना है कि डेप्रिसिएशन हमेशा अलग अकाउंट में एंटर करेंगे। यहाँ पर ये हर बार ऐड होते जाएंगे, एक्यूमुलेट होते जाएंगे, और एंड में जब एसेट का डिस्पोजल होगा फिर इसको क्लोज कर देंगे एसेट अकाउंट में, क्योंकि अल्टीमेटली ये वैल्यू कर रहा है एसेट्स को। सो इसमें एंट्रीज किस तरह से होंगी, अब आप जब एसेट खरीदते हो तो आपकी एंट्री सेम है, एसेट को जो वैल्यू टोटल आपने इनकर करी है एसेट को खरीदने में, जैसे आपके पास परचेज प्राइस है, आपके पास इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है ना, आपने एसेट को बिजनेस में लेके आए उसकी कॉस्ट है, आपने उसको यूज़ करने के लिए किसी एक्सपर्ट से चेक कराया उसकी कॉस्ट, जितनी भी एसेट की कॉस्ट है वो सारी उसके कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर देते हैं। इसे कहते हैं कैपिटलाइज करना, मतलब हमने इसे एसेट बना दिया, एसेट की वैल्यू लिख दी। और जो जीएसटी पे करते हैं, जीएसटी सेपरेट पेमेंट होती है। ये मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि जीएसटी आपका जो लॉ है वो ये कहता है कि जीएसटी पर हमें क्रेडिट मिलता है, सो इसको अलग से शो करते हैं। तो एंट्री में हमारे पास अलग अलग अकाउंट्स आएंगे। एसेट्स जो उसकी कॉस्ट टोटल हमें जितने में वो एसेट पड़ी उसकी कॉस्ट कितनी पड़ी, वो कॉस्ट आप लिखोगे एसेट अकाउंट में।
जीएसटी आपका अलग आएगा। अब जीएसटी अगर हम इंटर स्टेट परचेज करते हैं तो आईजीएसटी पे करना पड़ता है, बट अगर इंट्रा स्टेट एक ही स्टेट में हमने चीज़ खरीदी है तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी दोनों पे करने पड़ते हैं, हाफ हाफ। सो जो कहा है उसके अकॉर्डिंगली जीएसटी लिख लोगे। देन पेमेंट कर रहे हो तो बैंक के थ्रू, अगर क्रेडिट में ले रहे हो तो वेंडर अकाउंट। सो तो सेम एंट्री है जो हमने पहले भी की थी, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज अब किस में आएगा? डेप्रीसिएशन में। अब आपको एंड में डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। डेप्रीसिएशन चार्ज करने का मतलब है एज अ लॉस रिकॉर्ड कर लिया, एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया। अब इसे किस में लिखें? इसे एसेट में लिखें। एसेट में तब लिखते हैं जब हम इसे विदाउट प्रोविजन करते हैं। तो अब यहाँ पर हम इसे एसेट में नहीं लिखेंगे, इसे किस में लिखेंगे? प्रोविजन अकाउंट में। सो डेप्रीसिएशन हमारा प्रोविजन अकाउंट में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जबकि प्रीवियस मेथड में विदाउट प्रोविजन क्या था, इसकी जगह पर हम डेप्रीसिएशन को फिक्स्ड एसेट अकाउंट में लिखते थे। ठीक है ना? तो ये याद रखो, अब फिक्स्ड एसेट में कुछ नहीं होगा, प्रोविजन आएगा। और ये अकाउंट हमारा वैल्यूएशन का है तो ये कंटिन्यू होगा। बट जो डेप्रीसिएशन अकाउंट है विच इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक एक्सपेंस को रिकॉर्ड करने के लिए लिखा है, तो उसको हमें P&L में नॉर्मल वे में रिकॉर्ड करना है। सो चेंज कहाँ आया एंट्री में? डेप्रीसिएशन में। इसकी एंट्री एसेट अकाउंट की जगह प्रोविजन अकाउंट में कर दी। ओके, सो एट द एंड ऑफ द ईयर एसेट अकाउंट इज बैलेंस्ड एंड इट इज़ कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट ईयर। सिमिलरली हमारा प्रोविजन अकाउंट भी बैलेंस होगा और उसको भी आप आगे लेके जाएंगे। सो एसेट अकाउंट होगा, साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट भी बैलेंस होता है, और इसका बैलेंस हम एसेट में से माइनस करके नेट बैलेंस बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो ये जो दो एंट्रीज हैं हमारे डेप्रीसिएशन की, ये हर साल हम रिपीट करते रहेंगे। सो अकाउंट्स में कैसे जाएगा? अब एसेट अकाउंट में जब एसेट परचेज होती है इसकी एंट्री होती है। परचेज हो गई, कोई पिछला बैलेंस है वो भी लिख सकते हो आप डेबिट साइड में, एसेट्स के बैलेंस डेबिट में होते हैं, बैलेंस लिख दो, परचेजेस लिख दो। सेल अगर हम जब करेंगे तो क्रेडिट में सेल की एंट्री भी होती है। अब क्या करना है? अब हमें एंट्री करनी है डेप्रीसिएशन की। सो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? प्रोविजन मेथड में डेप्रीसिएशन यहाँ एसेट अकाउंट में नहीं आता है, वो आता है प्रोविजन में। तो करना क्रेडिट ही है, लेकिन अब अलग से प्रोविजन अकाउंट में आ जाएगा। सो यहाँ डेप्रीसिएशन आ गया, तो डेप्रीसिएशन अकाउंट हमारा सेम वे में बनेगा। इसकी क्रॉस एंट्री हो गई, आपको एंट्री लेनी है प्रोविजन से और इसको ट्रांसफ़र कहाँ कर देना है, क्लोज कहाँ कर देना है? P&L अकाउंट में। सो प्रोविजन से इसकी एक क्रॉस एंट्री ली, अब इसको क्लोज कर दिया P&L में। सो डेप्रीसिएशन अकाउंट तो हमारा बन गया। बाकी ये दोनों वैल्यूएशन के अकाउंट्स हैं, ये एक एसेट है और ये एसेट की वैल्यू शो कर रहा है। सो यहाँ क्या करेंगे? इस अकाउंट को भी बैलेंस कर देंगे। सो आप यहाँ डेबिट और क्रेडिट का जो डिफरेंस है, क्योंकि क्रेडिट में कुछ आ ही नहीं रहा है तो एसेट्स का ही बैलेंस आता जाएगा। मान लो आपके पास एक और एसेट आपने खरीद ली, तो दोनों का कॉस्ट प्राइस है, तो बैलेंस में दोनों मशीन 1 मशीन 2 आ जाएंगी। सो हम प्लस करते जाएंगे बट कॉस्ट पर। ठीक है, सिमिलरली प्रोविजन में भी कुछ और करना नहीं है तो इसको बैलेंस कर दो। अब नेक्स्ट ईयर बैलेंस आ गया। अब नेक्स्ट ईयर जब एंड आएगा तो इस साल का डेप्रीसिएशन भी प्रोवाइड करोगे, है ना? डेप्रीसिएशन प्रोवाइड करोगे। अब जब बैलेंस करोगे तो यहाँ पे टोटल हो गया ना, लास्ट ईयर का भी डेप्रीसिएशन आ गया, इस साल का भी आ गया। तो जब इस ईयर में बैलेंस आएगा तो आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन हो जाएगा। एक्यूमुलेटेड मतलब टोटल डेप्रीसिएशन हो जाएगा। इसी तरह से थर्ड ईयर में 3 ही साल का कंबाइन हो जाएगा। सो इसे एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन अकाउंट भी कहते हैं, है ना? तो ये सब आपने 12th क्लास में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। वी आर जस्ट रिवाइजिंग। सो एक क्वेश्चन लेते हैं। सो ऑन 15th अप्रैल एक्स लिमिटेड परचेज्ड मशीन। तो अब इस क्वेश्चन को हम करेंगे सॉल्व। तो यहाँ मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, बट लेट अस सी इट ऑन द नोट्स। सो दिस इज़ द क्वेश्चन जो हम सॉल्व करेंगे अपने प्रोविजन मेथड से। सो आई हैव टेकन सेम क्वेश्चन जो मैंने पिछले मेथड में विदाउट प्रोविजन मेथड में क्वेश्चन लिया था, सेम क्वेश्चन ले रही हूँ, ताकि व्हेन यू लुक एट बोथ द क्वेश्चंस यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग और ये दोनों मेथड डिफरेंट कैसे हैं। सो मेन पॉइंट्स जो है वो इनको अंडरलाइन करते हैं। 15th अप्रैल को आपने एक मशीन खरीदी 2,20,000 की, IGST पे कर दिया। देन यू स्पेंड 10,000 ऑन ब्रिंगिंग इट इनटू द फैक्ट्री एंड इंस्टॉलेशन। तो ये भी कॉस्ट का पार्ट हो गया और ये भी कॉस्ट का पार्ट हो गया।
इट इज़ रेडी टू यूज़ ऑन 1 जुलाई। नाउ दिस डेट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन उस डेट से अप्लाई करना शुरू करते हैं जब एसेट रेडी हो जाती है यूज़ के लिए, ना परचेज का टाइम, ना एक्चुअल यूज़ का टाइम। आप इसे यूज़ कब मर्जी करो, यू मे स्टार्ट यूजिंग इट फ्रॉम से अगस्त, सितंबर, नवंबर, दिसंबर, कभी भी यूज़ करो, लेकिन ये रेडी हो गई है 1 जुलाई को, सो इस डेट से इसका डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगा। नाउ एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 years. It's likely to fetch 32,000 as scrap and cost of realizing scrap will be 2,000. That means जब इसका स्क्रैप सेल होगा तो हमें नेट में 30,000 रुपीज़ मिलेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेशंस कर लेते हैं क्योंकि हमें डेप्रिसिएशन का रेट नहीं दे रखा। सो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, 2,20,000 प्लस 10,000 जो आपने इस पे इसको लाने में और इसका इंस्टॉलेशन में स्पेंड किया। स्क्रैप इसकी हो गई 32,000 बट वील हैव टू पे 2,000, सो स्क्रैप हो गई 30,000। ठीक है, तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट कितनी है, मतलब कितनी कॉस्ट इसकी ख़त्म होगी इसकी लाइफ टाइम में, वो है कॉस्ट लेस स्क्रैप, दैट इज़ 2 लाख। और क्योंकि इसकी लाइफ है 10 years, तो इसका सिंपल टर्म्स में एनुअल डेप्रिसिएशन कितना आ गया, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं है ना, तो हम इसमें सिंपल मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। सो एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया 20,000 रुपीज़ एक साल का। सो अगर आपके पास किसी ईयर में इसको कम यूज़ कर रहे हो, जैसे फर्स्ट ईयर में या फिर सेल के ईयर में होता है, तो डेप्रिसिएशन फिर प्रोपोर्शनेटली अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट ईयर जो है 2018-19 में अगर हम ये कहें तो हमने कॉस्ट प्राइस 2,30,000 दे के इसको ख़रीदा और इसका डेप्रिसिएशन इस ईयर का कितना हो गया 20,000, ये एनुअल था, सो फॉर 9 months, सो ये आ गया 15,000। ठीक है ना, अब इसकी बुक वैल्यू बच गई 2,15,000। अब नेक्स्ट ईयर 2019-20 में डेप्रिसिएशन, अब तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा 20,000, सो यू विल बी गेटिंग 1,95,000, ये बुक वैल्यू बची। फिर नेक्स्ट ईयर 2020-21 में डेप्रिसिएशन आया अगेन 20,000, क्योंकि ये एनुअल डेप्रिसिएशन है 1,75,000। सो ये हमारे डेप्रिसिएशन की वर्किंग है। हर साल हम फुल डेप्रिसिएशन देते हैं, बट इन द ईयर ऑफ परचेज, क्योंकि ये एसेट 1 जुलाई से रेडी हुई थी और हमारा ईयर जो है 31 मार्च को क्लोज होता है। फाइनेंशियल ईयर दे रखा है हमें, विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 अगर करंट ईयर की बात करें, एंड इट विल एंड ऑन 31 मार्च 2019। इसके बीच में ये जो एसेट है वो 1 जुलाई 2018 को रेडी टू यूज़ थी। इसका मतलब हम इसे इस टाइम से यूज़ कर सकते हैं। तो यही टाइम पीरियड हुआ ना जब ये एसेट हमारे यूज़ के लिए है। तो जुलाई से लेके मार्च तक 9 months का डेप्रिसिएशन हमने चार्ज किया। सो अब इसकी जर्नल एंट्रीज देख लेते हैं। जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी, व्हेन यू बाय दिस एसेट, सो आपके पास आ गया मशीन अकाउंट। सो यू पेड हाउ मच, यू पेड 2,30,000। देन यू पेड IGST, इनपुट IGST। अगर ये SGST CGST होते तो हम इनपुट CGST डेबिट, इनपुट SGST डेबिट लिखते। इसका अमाउंट ध्यान रखो 12% है, लेकिन वो कब पे किया, एसेट को खरीदने पे। सो 12% ऑफ एसेट कितना आ जाएगा 26,400। सो आपने पे कर दिया इस एसेट को खरीदने में 2,56,400। ये किया हमने 15 अप्रैल 2018 को। अब ईयर एंड जब आएगा 31 मार्च 2019, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो डेप्रिसिएशन इज़ अ एक्सपेंस, सो एज एन एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट डेबिट कर दिया 15,000। ठीक है ना, लेकिन अब इसे रिकॉर्ड कहाँ करना है, अगर हम प्रोविज़न अकाउंट बनाते हैं तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में 15,000। ठीक है, और डेप्रिसिएशन हमारा P&L में चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस का पार्ट है, तो हमें इसे प्रॉफिट्स के अगेंस्ट कैंसिल करना होता है। सो 15,000 इसमें चार्ज हो गया। ठीक है, अब ये दोनों एंट्रीज हमारी ईयर आफ्टर ईयर रिपीट होंगी। दैट मीन्स 2020 जो है, दैट इज़ 31 मार्च 2020 को सेम एंट्रीज रिपीट होंगी 20,000 के अमाउंट से।
नेक्स्ट 2021 में भी ये 20,000 के अमाउंट से रिपीट होंगी। सो ये दोनों एंट्रीज हम दोबारा से 31 मार्च 2020 को करेंगे, 31 मार्च 2021 को करेंगे। सो ये तो हो जाती है एंट्री की बात। अब आते हैं अकाउंट्स पर। तो जो आपके पास अकाउंट्स हैं, पहला है हमारा फिक्स्ड एसेट अकाउंट, दैट इज़ मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो अब मशीनरी अकाउंट में क्या सीन है, जो इसमें जर्नल एंट्रीज आपने रिकॉर्ड की हैं जो टाइम लाइन पर चल रही हैं, उसके अकॉर्डिंगली 15 मार्च 2018 को यू बॉट इट फॉर कितने का आपने एसेट परचेज किया था, 2,30,000। ठीक है, टैक्स नहीं आता। तो एक एंट्री हमारी हो गई 2,30,000 की एसेट को खरीदने की। इसके अलावा हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है। ठीक है, बस हमें हर साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है। तो अब डेप्रिसिएशन किस में रिकॉर्ड होगा, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो जो पहले एसेट अकाउंट में लिखा जाता था, अब वो कहाँ चला जाएगा, प्रोविज़न अकाउंट में। सो यहाँ 31 मार्च 2019 को इस पर्टिकुलर ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा 15,000। ठीक है, अब ये ईयर ख़त्म हो गया, आप ईयर एंड पे इसको बैलेंस कर लोगे, बैलेंस कैरी डाउन 2,30,000, क्लोज हो गया एसेट अकाउंट क्लोज। लाइकवाइज ये जो प्रोविज़न अकाउंट है ये भी सेम डे क्लोज हो जाएगा। सो टू बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा हमारा, 15,000। ठीक है ना, ये क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा, अभी मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट बाद में बना रही हूँ। 1 अप्रैल 2019 को आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 2,30,000। तो देख रहे हो एसेट जो है ये कॉन्टिन्यूसली कॉस्ट प्राइस पे आने वाली है, और यहाँ 1 अप्रैल को आपका बैलेंस आ गया 15,000। अब इस ईयर में क्या होगा, जब ईयर एंड आएगा डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, लेकिन हम यहाँ नहीं करेंगे, हम करेंगे प्रोविज़न अकाउंट में। सो यहाँ पर ईयर एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा कितना, सेकेंड ईयर में 20,000। सो अगेन अकाउंट्स बैलेंस होंगे 2,30,000। तो यहाँ कोई चेंज, एसेट अकाउंट में कोई चेंज नहीं है, इट विल कंटिन्यू टू बी शोन ऑन द कॉस्ट। ठीक है, सो आपके पास बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया 2,30,000। यहाँ प्रोविज़न अकाउंट में क्या सीन हो जाएगा, आपके पास पिछला बैलेंस था 15,000, नया बैलेंस आया 20, तो अब आपका बैलेंस एक्यूमुलेट हो गया। एक्यूमुलेट मतलब टोटल हो गया। सो अब टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 35,000। नेक्स्ट ईयर अगेन क्या सीन रहेगा, एसेट में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि एसेट पर हम कुछ लिख ही नहीं रहे हैं, नो परचेज नो सेल, और डेप्रिसिएशन इसमें लिखना नहीं है। तो एसेट कॉन्टिन्यूसली कॉस्ट पे जाएगी और प्रोविज़न में हमारा एक्यूमुलेट होता रहेगा डेप्रिसिएशन। अब थर्ड ईयर में क्या स्टेटस होगा, बिगनिंग में आप बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखोगे 35,000। अब इस ईयर का डेप्रिसिएशन एंड में चार्ज होगा, ठीक है ना, 20,000। तो एंड में अब एक्यूमुलेट होके बैलेंस कितना हो गया, डेप्रिसिएशन टोटल हो गया 55,000। तो इस तरह से हमारे ये दोनों अकाउंट्स बनते हैं। इधर जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है, अगर इसे भी हमें बनाना है तो इसमें तो हमारी पोस्टिंग क्या होती है, ईयर एंड में इसे एज एन एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया। सो 31 मार्च 2019 को। लेकिन ये अब डेप्रिसिएशन कहाँ से मिला है, एसेट से नहीं मिला है, ये मिला है प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। सो प्रोविज़न से डेप्रिसिएशन आ गया और सेम डेट को इसे हमें ट्रांसफ़र कर देना है P&L अकाउंट में। तो ये ट्रांसफ़र की एंट्री हो गई, अकाउंट क्लोज। इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये दोनों आपके, ये एसेट अकाउंट है, ये इसके वैल्यूएशन का है। अब नेक्स्ट ईयर अगेन एंड में आप डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करते हो, तो प्रोविज़न से हमें डेप्रिसिएशन मिल गया 20,000 अकाउंट, और सेम डेट को इसे P&L में क्लोज कर देंगे।
सो इस तरह से ये रिकॉर्डिंग होती रहेगी। सो थर्ड ईयर में भी सेम वे से करेंगे। यहाँ ये हमारे पास ये इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा प्रोविज़न। अब मान लो किसी ईयर में आके आप इस एसेट को सेल करना चाहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि ये एसेट इतने की नहीं है, ये तो पुरानी हो गई है, यूज़ हुई है, और इसका डेप्रिसिएशन कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ। तो यहाँ से इस डेप्रिसिएशन को उठा के हम यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे। सो सेल के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ सेल, प्रोविज़न में से डेप्रिसिएशन को कैंसिल करके एसेट के अगेंस्ट राइट ऑफ करते हैं, अदरवाइज़ ये यहीं पर एक्यूमुलेटेड रहेगा। सो दैट इज़ वाई जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो सपोज़ हम बैलेंस शीट बना रहे हैं 31 मार्च 2019 को, तो इस बैलेंस शीट में हमारे पास मशीन की वैल्यू होगी 2,30,000 और उसमें से आपका प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 15,000, तो बैलेंस बचेगा 2,15,000। यही बैलेंस शीट अगर आप बनाते हो 31 मार्च 2020 को, तो मशीनरी में अभी भी बैलेंस 2,30,000 एट कॉस्ट, इसे बोलते हैं मशीन एट कॉस्ट, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और प्रोविज़न 35,000 है ना, तो कितना आ गया 1,95,000। तो इस तरह बैलेंस शीट हमेशा एसेट को ट्रू वैल्यू पे शो करती है, इसीलिए हम प्रोविज़न अकाउंट को वैल्यूएशन अकाउंट कहते हैं। वैल्यूएशन अकाउंट इसलिए कि ये एसेट को प्रॉपरली वैल्यूएट करने में हमें हेल्प करता है। सो दिस इज़ हाउ आवर अकाउंट्स अपीयर। ठीक है, तो अब आप इसको देख सकते हो। यहाँ हमारे पास ये जर्नल एंट्रीज हो गई हमारी, जो अभी हमने समझी हैं। ठीक है, ये हमारे अकाउंट्स बन गए। नाउ यू कैन प्रैक्टिस वन मोर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, ये मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड में, पिछले मेथड में भी दिया था। सो यहाँ पर भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हो विद द प्रोविज़न मेथड। तो यहाँ क्या होगा, एसेट आपकी 6 लाख पर आएगी, 6 लाख 6 लाख, ठीक है, और एसेट एट कॉस्ट रहेगी क्योंकि हम प्रोविज़न बना रहे हैं, और डेप्रिसिएशंस हमारे एक्यूमुलेट होंगे, यहाँ पर 3 लाख होगा, और यहाँ थोड़ा सा चेंज है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट होगा 2,54,400। ये एक्चुअली नेट एसेट का बैलेंस था, वो बाय मिस्टेक एज इट इज़ आ गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी एसेट का बैलेंस। सो वंस यू हैव डन सिंपल क्वेश्चन, एक मशीन का क्वेश्चन अगर आपने समझ लिए, तो अब हम मल्टीपल ट्रांजैक्शंस का क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिसमें वी आर बाइंग मोर देन वन मशीन। तो अगर हमारे पास ज़्यादा मशीन्स हैं तो हमें सेम वर्किंग नोट एक्सटेंड कर देना होगा मशीन 1, मशीन 2, मशीन 3 के लिए, और अकाउंटिंग कर सकते हैं। सो ये 2 क्वेश्चंस हैं हमारे प्रैक्टिस के, जिसमें थोड़ी ज़्यादा वर्क है। सो वील बी टेकिंग अप दिस नेक्स्ट टाइम, या तो हम नेक्स्ट टाइम इसको करेंगे, और यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस। अगर आपके आंसर्स आ जाते हैं, फाइन विद दैट, नहीं तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन समझ सकते हो। सो आई होप दिस प्रोविज़न मेथड इज़ क्लियर टू यू। सो स्टे लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग, स्टे स्माइलिंग। थैंक यू।